Hello, I'm Arviz. Welcome to my channel. MEG01 British Party would be our topic today. And in the MEG01 British Party, we're gonna study Unit 8 Renaissance. If you wanna see the previous video, Unit 7, you will find here the I button. Please press on the I button and you will get the access on the previous video. Without wasting time, let's proceed ahead. Renaissance. The Renaissance was a period in the European history marking the transition from the Middle Ages to the modernity, covering the 15th and 16th century. It occurred after the crisis of the late Middle Ages and was associated with the great social change. In addition to the standard periodizations, proponents of a long Renaissance may put its beginning in the 14th century and its in the 17th century. Traditional view focuses more on the early modern aspect of the Renaissance and argues that it was a break from the past, but many historians today focus more on its medieval aspects and argue that it was an extension of the Middle Ages. अगर हम रेनेसेंस की बात करें तो रेनेसेंस यूरोप की तारीख का वो दौर था जब वस्ती दौर जदीदियत में तब्दील हुआ और ये सब 15वीं और 16वीं सदी में हुआ। ये वाक़ा वस्ती दौर के आखिर में हुआ था और ये बड़ी सोशल तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जो रेनेसेंस शुरू हुआ वो 14th और 14th सेंचुरी में शुरू हो गया और 17th सेंचुरी में इसका खात्मा हुआ। इसके अलावा जो इसमें ट्रेडिशनल व्यूज थे यानी जो दस्तूरी नजरिए थे वो मॉडर्न एस्पेक्ट जो रेनेसेंस के थे उस पे ज्यादा फोकस करते थे और ये दलील देते थे कि ये एक ब्रेक था, ये एक वक्फा था पास्ट यानी गुजरे हुए जमाने से। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन आज ये जोर देते हैं, ये फोकस करते हैं कि मेडिवल एस्पेक्ट जो था मेडिवल एस्पेक्ट पे और ये दलील देते हैं कि ये जो वस्ती दौर था या जो मिडिल एजेस था इसका एक्सटेंशन था, मींस इसको जो है वो बढ़ाया गया था। The intellectual basis of the Renaissance was its version of humanism derived from the concept of Roman humanities and the rediscovery of the classical Greek philosophy, such as the Protagoras, who said that man is the measure of all things. This new thinking became the manifest in art, architecture, politics, science, and literature. Early examples were the development of perspective in oil painting and revived a knowledge of how to make concrete, and although the invention of the mental movable type span the dissemination of ideas from the late 15th century and the changes of the Renaissance were not uniform across Europe. The first traces appears in Italy as early as the late 13th century, in particular with the writing of Dante and the painting of Giotto. अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल थे, जो इंटेलेक्चुअल बेसिस था रेनेसेंस का वो ह्यूमनिज्म पे बेस था, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ये रोमन से लिया गया था यानी ह्यूमैनिटीज से, तो ह्यूमैनिटीज से फिर बन गया ह्यूमैनिज्म्स और इसमें क्या किया गया था, इसमें जो है रीडिस्कवरी हुई थी क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी जिसमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था जिसका नाम था प्रोटैगोरस। तो प्रोटैगोरस का ये जो है मतलब एक पॉइंट व्यू था वो ये था कि उसने ये कहा था कि मैन जो है वो मेजर ऑफ ऑल थिंग्स है, यानी इसके कहने का ये मतलब था कि मैन कैन डू व्हाटएवर ही लाइक
बिकॉज मैन इज एवरीथिंग। तो इसके कहने का ये मतलब था, जो इसका नजरिया था वो ये था कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे यानी इसके कहने का मतलब है कि इंसान जो है हर चीज का अंदाजा आराम से लगा सकता है। यहाँ पे जो नई थिंकिंग का जो मैनिफेस्टो था, जो मैनिफेस्ट था, तो वो बिल्कुल वाजे था। वो था आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, साइंस और लिटरेचर। मींस नई थिंकिंग में ये चीजें जो है वो काबिले बहस लाई जा रही थी कि इन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा, आर्ट पे, लिटरेचर पे, पॉलिटिक्स पे, साइंस पे और लिटरेचर पे। तो हमारे पास जो अर्ली एग्जांपल्स हैं वो था पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग को डेवलप करना, इसका पर्सपेक्टिव, इसका पस मंजर, यानी कि ऑयल पेंटिंग कैसे डेवलप हुई। और जो हमारे पास रिवाइव विद नॉलेज था, तो रिवाइव विद नॉलेज का मतलब होता है जो हमारे पास पुराना नॉलेज था फिर हमने उसको नया करने की कोशिश की। तो उस नॉलेज से हमने ये मतलब सीखा कि हम कंक्रीट कैसे कर सकते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है जैसे कि दीवार की मतलब दीवार को हम ठोस कैसे बना सकते हैं, तो वो होता है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है सख्त, यानी किसी चीज को हम सख्त कैसे बना सकते थे। ये भी हमारा एक नजरिया उसमें जो था, जो रेनेसेंस ने दिया। अगरचे मेटल की इन्वेंशन जो है वो एक मूवेबल टाइप थी और फैली, उसकी जो मतलब काफी ज्यादा स्पीड से वो फैल गई, उसने आइडिया फैलाया बहुत मतलब बाद में 15th सेंचुरी में। जो चेंजेस रेनेसेंस की थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी पूरे यूरोप में, मींस वो डिफरेंट थी। देयर वर द मींस वेरिएशन कि हर चीज एक ही साथ नहीं फैल रही थी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजों का रीबर्थ हो रहा था। रेनेसेंस का शॉर्ट का मतलब था रीबर्थ। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजें एक साथ में आ रही थी, मींस उनमें यूनिफॉर्म नहीं थी। जैसे कि ऑयल पेंटिंग का जो कंसेप्ट था वो एक जगह पे आ रहा था, कंक्रीट जो है वो दीवार का दूसरी साइड से आ रहा था, मींस देयर वाज द वेरिएशन इन द कंसेप्ट, मींस देयर वाज नॉट uniformations in the concept or in the Renaissance transmission। तो फर्स्ट ट्रेसेस जो अपेयर हुए रेनेसेंस के वो इटली में हुए। तो वो कब हुए? 13th सेंचुरी में। तो कैसे हुए? वो एक आदमी था वहां पे जिसका नाम था गैटो। गैटो की पेंटिंग से वो पेंटिंग करता था। और एक वहां पे एक राइटर था जिसका नाम था डांटी। तो डांटी की राइटिंग से ये सारा कुछ 13th सेंचुरी से शुरू हो गया। तो यहीं से रेनेसेंस स्टार्ट हो गया। As a cultural movement, the Renaissance encompassed innovative flowering of the Lille and vernacular literatures, uh, beginning with the 14th century resurgence of the learning based on the classical resources which contemporary credited to the baroque, and the development of the linear perspective and other techniques of rendering a more natural reality in paintings, gradual and but widespread educational reform. In politics, the Renaissance contributed to the development of the customs and convictions um, of the diplomacy um, and convention of the diplomacy, and in the science to an increased reliance on observations and inductive reasonings. Although the Renaissance saw revolutions in many intellectual and social scientific pursuits, as well as the introduction of the modern banking and the field of accounting, it is perhaps the best known for the artistic development and the contributions of such polymaths as uh, Lin, Leonardo da Vinci. And the next was here the Michael Anglio, who
who inspired the term Renaissance, right? Term Renaissance man. तो अगर हम कल्चरल मूवमेंट की बात करें, राइट, यहां अगर हम कल्चरल मूवमेंट की बात करें तो कल्चरल मूवमेंट मींस जिसमें काश्तकारी आती है, काश्तकारी के मतलब या उसमें तहजीब आती है। तो रेनेसेंस ने यहां पे एक मींस इस तहरीक के मुताबिक रेनेसेंस ने एक यहां पे एक दायरा बनाया। इनकम्पास का मतलब होता है दायरा बनाया, जो लेटर से हमें मटेरियल मिलता था, लेटन का लिखा हुआ जो था, उसको फ्लोरिश करने के लिए, उसमें इनोवेशन लाने के लिए एक दायरा लगा लिया और उसको फिर वर्नाक्युलर लिटरेचर में, वर्नाक्युलर मींस अपनी जबान में, मुल्की जबान में या वतनी जबान में उसको लेकर आए, जो स्टार्ट 14th सेंचुरी में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, 14th सेंचुरी में उसी मटेरियल का रिसर्जेंस हुआ। रिसर्जेंस का मतलब होता है उसको दोबारा उभारा गया, उस लर्निंग को, यानी कि उस लर्निंग की रिसर्जेंस की गई, उसको दोबारा जो है वो उभारा गया, जो बेस था क्लासिकल रिसोर्स का। तो क्लासिकल रिसोर्स मींस जो लैटिन था, ग्रीक था, उसी पे बेस था, उसी को अपनी जबानों में उसका तर्जम किया गया, राइट। तो जिसमें मतलब काफी ज्यादा जो मतलब उसमें क्रेडिट जो है वो मिला, वो पेट्रॉक को मिला। जो पेट्रॉक था, एक रिसोर्स था, उसको मिला गया। इसमें एक बिल्कुल सही सीधी लाइन, एक पस मंजर बयान किया गया, जिसमें दूसरी टेक्निक को इस्तेमाल करके उनको तर्जमा किया गया, उनकी रियलिटी को बयान किया गया, उनकी पेंटिंग को जो है नुमाया शक्ल दी गई, और आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशनल रिफॉर्म भी जो है वो उसमें भी चेंजिंग होती गई। अगर हम यहाँ पे पॉलिटिक की बात करें तो पॉलिटिक में रेनेसेंस ने कंट्रीब्यूट किया कस्टम को, हकायक को लाया, और डिप्लोमेसी की मजलिसें जो है मुनक्कद की गई, और साइंस साइंस पे भी भरोसा किया गया, उसकी ऑब्जर्वेशन पे। तो उसका जो इंडक्टिव रीजनिंग था उस पे, तो इंडक्टिव यहाँ पे आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। इंडक्टिव का मतलब होता है नतीजा देने वाला, क्योंकि साइंस हमें नतीजा देती है और उसी के बेस पे हम फिर उस पे यकीन करते हैं। तो जब साइंस ने जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि एक नतीजा देने वाली जो है वजूहात बयान की, तो उस पर भी जो है मतलब काफी ज्यादा भरोसा किया गया, भरोसा बढ़ गया। अगर जो रेनेसेंस ने देखा था मतलब इनकलाब, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और सोशल साइंटिफिक जो इसमें परस्यूट्स थे। परस्यूट का मतलब होता है ताकुब करने वाले थे, जो ताकुब करने वाले थे, और इसमें इंट्रोडक्शन दी गई थी मॉडर्न बैंक की, यानी कि बैंकिंग कैसे करते हैं, और जो फील्ड ऑफ अकाउंटिंग था उसको भी इसमें बयान किया गया। इसके अलावा इसमें एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुई, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी पॉलीमैथ की कंट्रीब्यूशन, जिसमें नुमाया हमारे पास जो फिगर्स है वो है लियोनार्डो डी वेनेसी, और वेंची भी इसको बोलते हैं, वट एवर यू लाइक टू रीड, पढ़ लो। तो इसने, और दूसरा जो है वो है माइकल एंग्लो, जो जिसने रेनेसेंस मैन इस टर्म को इंस्पायर किया। Renaissance began in the Republic of Florence, one of the state of Italy. Various theories have been proposed to account for its origin and characteristics, focusing on a variety of factors including the social and civil peculiarities of Florence at the time, its political structures, the
patronage of its dominant family, the Medici, and the migration of the Greek scholars and their attacks to Italy following the fall of Constantinople to the Ottoman Turk and other major centers were the northern Italian states such as Venice, Genoa, Milan, and the next one is here Bologna and here and Rome. During the Renaissance, uh, papacy are the Bologna cities such as Burgos, Ghent, Brussels, ल्यूवेन और एंटवर्प। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेनेसेंस जो है वो फ्लोरेंस के रिपब्लिक से शुरू हुआ था जो इटली की एक स्टेट थी। बहुत सारे थीरीज जो हैं वो बयान किए गए, उनको प्रपोज किया गया, तजवीज किया गया ये बताने के लिए कि इसके इर्तिका या इसके ओरिजिन और इसके कैरेक्टर और इसने जो फोकस किया बहुत सारे फैक्टर्स पे जिसमें सोशल सिविक पिकुलरिटी जो फ्लोरेंस की थी उस वक्त उस पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो भी सब कुछ इस रेनेसेंस से चेंज हो गया और जो पैट्रोनेट थे अपनी फैमिली के मींस जो बड़े सरबराह थे अपने फैमिली के जिन्होंने अपनी फैमिली को डोमिनेट किया था उसमें भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई। जो मेडिसी थी, मेडिसी मींस यहाँ पे मेडिसन, उसमें भी चेंज हो गया। तो ग्रीक स्कॉलर का जो मतलब लिखा हुआ था वो माइग्रेट हो गया, उनका टेक्स्ट जो था वो माइग्रेट हो गया। तो इसमें जो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑटोमैन टर्क जिन्होंने उनको फॉलो किया और दूसरे मेजर सेंटर्स जो इसमें थे जैसे एक इटालियन सिटी स्टेट जिसमें वेनाइस था, जेनिवन था, मिलान था और ये बालोनी, इसको बालोनी पढ़ते हैं BLO, जी इसका साइलेंट रहता है यानी बालोनी और रूम और रेनेसेंस के दौर में जैसे पापसे और जो ये बेल्जियन सिटीज थी जिसमें बर्गस और कैंट और ब्रुसेल और लेविन आते थे और एंटवर्प आती थी। तो इनमें भी चेंजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई और ये सेंटर बन गए रेनेसेंस के। The Renaissance had a long and complex historiography in line with the general skepticisms of the discrete periodizations. There has been much debate among the historians reacting to the 19th century glorification of the Renaissance and individual cultural heroes as Renaissance men, questioning the useful Renaissance as a term and as a historical delineation. Some observers have called it into questions whether the Renaissance was a culture advance from the Middle Ages and instead seeing it as a period of pessimism and nostalgia for classical antiquity, while social and economic historians have instead focused on the continuity between the two eras, which are linked by 1,000 ties as Panofsky observed. तो रेनेसेंस की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, एक पैचीदा हिस्ट्री, एक सख्त हिस्ट्री जो बिल्कुल सीधी है। इसमें जो जनरल स्केप्टिसिज्म, डिस्क्रेट पेरिडिसेशन के हैं तो उन पे बहुत सारी डिबेट होती रही मोरखीन के दरमियान में। जो 19th सेंचुरी में ये सब कुछ हुआ, रेनेसेंस पे बहुत सारी डिबेट हुई जिसमें इंडिविजुअल कल्चर हीरोज, रेनेसेंस मैन
और उन्होंने जो है वो यूजफुलनेस ऑफ रेनेसेंस एज अ टर्म और फिर एज अ हिस्टोरिकल डेलिनिएशन क्या हुआ, मींस रेनेसेंस ने क्या किया, रेनेसेंस क्यों आया, रेनेसेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे और रेनेसेंस की वजह से बहुत सारे काम भी हुए और रेनेसेंस की वजह से बहुत सारे टेक्स्ट जो ग्रीक और लैटिन में थे वो एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में उसको रेंडर किया गया। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर ने क्वेश्चन किया कि रेनेसेंस कल्चरल एडवांस था मिडिल एज से, इसके बजाय कि इसको हम पीरियड ऑफ पेसिमिज्म कहे या नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया के, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि एहसास, कौन सा एहसास, यानी कि इसको हम कहेंगे गुजरे हुए जमाने के लिए जज्बाती ख्वाहिश, उसको हम नॉस्टैल्जिया बोलते। तो ये क्या एक मतलब जज्बाती ख्वाहिश थी कि हम जो है ग्रीक को हम लाएं, ग्रीक के कदीम टेक्स्ट को हम जो है ट्रांसलेट करें, रेंडर करें, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक हिस्टोरियन ने फोकस किया है इसकी कंटिन्यूटी पे, जो टू एराज पे बेस्ड है, जो लिंक्ड है 1000 टाइज, मीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे 1000 टाइज का मतलब एक फ्रेजल जो है वो क्लास कह सकते हैं इसको। तो ये एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये फैनोप्स्काई ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक। सो वी कम टू द characteristics of Renaissance. Everything have its characteristics. So what are the characteristics of Renaissance? First characteristic of Renaissance here we're going to discuss is humanism. In some ways, Renaissance humanism was not a philosophy, but a method of learning, in contrast to the medieval scholastic mood, which focused on resolving contradictions between the authors. And Renaissance humanistic would study ancient texts and the original and appraise them through a combination of reasoning and empirical evidence. Humanistic education was based on the study of 5 humanities: poetry, grammar, history, moral philosophy, and rhetoric. Humanistic scholars shaped the intellectual landscape throughout the early modern period. तो पहला कैरेक्टर इसका ह्यूमनिज्म था। बहुत सारे तरीके में रेनेसेंस ह्यूमनिज्म जो है एक फिलॉसफी नहीं थी, वो एक फलसफा नहीं था, लेकिन एक तरीका था सीखने में। रेनेसेंस से बहुत सारे लोगों ने सीखा, बहुत चेंजिंग आई। अगर हम स्कॉलिस्टिक मेडिवल स्कॉलिस्टिक की मूड की बात करें, यानी मेडिवल स्कॉलिस्टिक के तर्ज की बात करें, इस मुकाबले में जो यानी कि जो भी यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन थी, जो भी यहां पे कॉन्ट्राडिक्शंस थी, यानी कि जो खिलाफत थी, उनको रिजॉल्व करने में किसके दरमियान में, ऑथर के बीच में। रेनेसेंस ह्यूमनिस्टिक ने एंशिएंट टेक्स्ट को स्टडी किया और ओरिजिनल तरीके से किया, और फिर क्या किया, फिर इनको अप्रीज किया, इनका अंदाजा किया, बहुत सारी रीजन को जोड़ते हुए और तजर्बाती आप कह सकते हैं शहादत के साथ। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो 5 ह्यूमैनिटीज की स्टडी है, या 5 ह्यूमैनिटीज की स्टडी के प्रोग्राम पे बेस्ड है, जिसमें पोएट्री, ग्रामर, हिस्ट्री, मॉरल, फिलॉसफी एंड रिटोरिक, ये 5 चीजें थी जिस पे रेनेसेंस आगे बढ़ा।
लेकिन स्पेशली कौन सा रेनेसेंस? ह्यूमनिस्टिक रेनेसेंस या रेनेसेंस ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिस्टिक जो स्कॉलर थे उन्होंने इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को शेप किया मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है मॉडर्न पीरियड में उन्होंने क्या किया कि इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को शेप किया। किन्होंने? ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर्स। सेकंड जो है ह्यूमनिज्म एंड libraries. A unique characteristic of some Renaissance library is that they were open to the public. These libraries were placed where ideas were exchanged and where scholarship and reading were considered both pleasurable and beneficial to the mind and soul. Mind and soul. As pre-thinking was hallmark of the age, many libraries contained a wide range of writers. Classical texts could be found alongside human writing. These informed the associations with intellectuals profoundly influenced by the Renaissance culture. A number of libraries appear as manifestations of the man's wealth joined with the love of books. In some cases, cultivated libraries builders were also committed to offering others the opportunity to use their collections. Prominent aristocrats and princes of the church created great libraries with the use of their courts called court libraries and were housed in lavishly designed monumental buildings decorated with ornate woodwork and the wall adorned with frescoes. अगर हम यहाँ पे ह्यूमनिज्म और लाइब्रेरी की बात करें तो इसका एक यूनिक जो तरीका था वो रेनेसेंस की जो लाइब्रेरी थी वो पब्लिक के लिए ओपन रहती थी और वो लाइब्रेरियां उनको वहां पे बनाया जाता था जहां पे आइडिया जो है वो एक्सचेंज हो, जहां पे स्कॉलरशिप और रीडिंग वगैरह दोनों को जो है मतलब एक प्लेजर के लिए इस्तेमाल हो और वो माइंड और सोल के लिए भी बेनिफिशियल हो। मीन्स उनसे खुशी भी आ जाए, इंसान बोर भी ना हो जाए, लेकिन फायदा भी आ जाए। तो फ्री थिंकिंग जो है उस दौर का एक निशान था। बहुत सारी लाइब्रेरीज जिसमें बहुत सारे राइटर्स जो थे और क्लासिकल टेक्स्ट जो है उनको ह्यूमनिस्टिक राइटिंग के साथ या जो इंसानियत की लिखी हुई किताबें थी उनके साथ साथ पाया गया और ये जो दस्तूरी मतलब एसोसिएशंस थी इंटेलेक्चुअल की वो इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी रेनेसेंस कल्चर से और बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो मतलब जाहिर हुई थी और उनका जो मतलब मंशूर था वो था कि बहुत सारी दौलत जमा करना और किताबों को प्यार करते हुए और बहुत सारी केसेस में लाइब्रेरी बनाई गई, उनके बिल्डिंग्स को बनाया गया और उनको मतलब उनकी बिल्डिंग्स को बनाकर उनको ये मौका दिया गया कि मतलब आप जो है अपनी कलेक्शन यानी राइटर्स के लिए बिल्डिंग बनाई गई और उनको ये मौका दिया गया कि आप अपनी राइटिंग्स जो है यहाँ पे डाल दें और बहुत सारे प्रोमिनेंट एरिस्टोक्रेटिक मैं कहूँगा या प्रिंसेस जो चर्च के होते थे उन्होंने भी बहुत बड़ी लाइब्रेरीज बनाई अपने लिए अपने कोर्ट के लिए जिसको हम कोर्ट लाइब्रेरीज कह सकते थे और उनको जो है एक क्या बोलते हैं कि
फजूल खर्ची के तौर पर जो है वो डिजाइन किया गया था, उन बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया था, उनको डेकोरेट किया गया था एक जो है ज़ेबाश तरीके से, और यानी कि ज़ेबाश या एक सजावट वाली यानी कि आप कह सकते हैं कुर्सियां वगैरह जिसको आप फर्नीचर कह सकते हैं वहां, तो उनकी जो वाल थी, वाल मीन्स जो दीवारें थी, उनको भी जो है वो मतलब एक बुलंद तरीके से उनकी दीवार बड़ी बड़ी थी और उनको भी जो है मतलब सजाया गया था, आरास्ता किया गया था। So the next is art. Renaissance art marks culture rebirth and the clouds of the Middle Ages and the rise of the modern world. One of the distinguishing features of the Renaissance art was its development of the high realistic linear perspective. तो अगर हम इसकी आर्ट की बात करें तो वो बिल्कुल सीधा था। इसमें कल्चरल रीबर्थ हुआ जो मिडिल एज में आया, और इस तरह से यहाँ पे मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का जो है वो एक शुरुआत हुई। और इसमें एक रेनेसेंस आर्ट में जो एक फीचर था वो था रियलिस्टिक लीनर पर्सपेक्टिव, इसकी डेवलपमेंट होना। तो ये इस आर्ट में हुआ। नेक्स्ट, साइंस। दिस इज द फोर्थ major character of the Renaissance. Applied innovation extended to the commerce at the end of the 15th century. Luca uh, Paciocli, and was a scientist, published the first book on bookkeeping, marking him the founder of the accounting. The rediscovery of the ancient texts and the invention of the printing press in about 1440 democratized learning and allowed a faster propagation of more widely distributed ideas. In the first period of the Italian Renaissance, humanists favored the study of the humanities over the natural philosophy or applied mathematics, and their reverence for philosophical research further enshrined the Aristotelian and the polemic view of the universe. Science and art were intermingled in early Renaissance, and polymath and artists. It was the scientific revolution heralding the uh, beginning of the modern age, and acceleration of the continuous process stretching from the ancient world to the present day. And other important development was the process for discovery, the scientific method, focusing on the empirical evidence and the importance of the mathematics while discarding much of the Aristotelian science. तो यहाँ पे एक इनोवेशन हुई जिसको एक्सटेंड किया गया कॉमर्स के लिए। कॉमर्स मीन्स जो हम खरीदो फरोख्त करते हैं, वो एक इनोवेशन हुई जो 15th सेंचुरी में हुई थी। और इसके जो नुमाया फिगर थे वो थे ल्यूका पासियोली, ये कोई टफ सा वर्ड है। तो इसने पहली जो है पब्लिश की एक बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग के बारे में थी। तो इसको हम कह सकते हैं ये फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग था। इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ था, कैसे खरीदो फरोख्त करनी है। इसके बाद एंशिएंट जो टेक्स्ट थी उनकी रीडिस्कवरी हुई और प्रिंटिंग प्रेस भी इसमें आ गया था 1440 में। तो यहाँ से भी एक आजाद जो है लर्निंग का आगाज हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे आइडियाज प्रोपगेट, यानी कि हम उनको नशर कर सकते थे, फैला सकते थे बहुत तेजी के साथ, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस था। तो इससे पहले हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उनको लिखना पड़ता था और बहुत टाइम लगता था। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ द इटालियन रेनेसेंस में ह्यूमनिस्टिक जो मतलब लोग थे या ह्यूमनिस्ट्स ने जो है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज को फेवर किया और उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी को छोड़ दिया और
अप्लाइड मैथमेटिक को लिया उन्होंने, और फिर उसके जो अप्लाइड मैथमेटिक को उन्होंने लिया, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि यानी कि क्लासिकल रिसोर्स जो था उनके लिए जो है वो काफी एहतराम से मतलब उनको लेने लगे, और उसमें जो एरिस्टोटेलियन व्यू था और पटोलेमिक व्यू था उसको भी उन्होंने लिया। साइंस और आर्ट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए, मतलब रेनेसेंस जब आया उसके थोड़ी बाद, तो यहाँ पे ये सब कुछ मिला पॉलीमैथ के साथ। यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, पॉलीमैथ। सो व्हाट इज पॉलीमैथ? पॉलीमैथ को आप क्या कह सकते हैं? ये एक इंटेलेक्चुअल लोग थे। कौन से लोग थे? इंटेलेक्चुअल लोग, राइट। यानी ओवरऑल बहुत सारी चेंजिंग्स हुई, बहुत सारी चेंजिंग्स इसमें हो गई। एंड आफ्टर दैट, तो ये एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी था। रेनेसेंस ने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी लाया जो मॉडर्न एज की सदा दे रहा था, और इसमें बहुत तेजी के साथ जो एंशिएंट वर्ल्ड से उन्होंने लिया हुआ था वो फैलना स्टार्ट हो गया अंटिल नाउ। और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इसमें जो हुई वो था साइंटिफिक मेथड की डिस्कवरी, जिसमें एम्पेरिकल एविडेंस पे ज्यादा फोकस दिया गया और मैथ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, और एरिस्टोटेलियन जो साइंस थी उसको डिस्कार्ड किया गया, उसमें कुछ इख्तलाफ आ गया। नेक्स्ट, religious. Religion is the fifth, element or character. The new ideals of the humanism, although more secular in some aspect, developed against a Christian backdrop. Much, if not most, of the new art was commissioned by or in dedication to the church. However, the Renaissance had a profound effect on the contemporary theology, particularly in some way perceived the relationship between man and God. Many of the period's foremost, many of the period's foremost theologians were the power of the humanistic methods, including the Erasmus, Zwingli, Thomas More, Martin Luther, and John Calvin. The Renaissance began in the times of religious turmoil. The late Middle Ages was a period of the political intrigue surrounding the papacy, culminating in the Western schism, in which the three men simultaneously claimed to be the true bishop of Rome, while schism was resolved by the Council of Constance 1414, resulting in a reform movement known as conciliarism, so to limit the powers of Pope. Although the papacy eventually emerged supreme in ecclesiastical matters by the Fifth Council of the Lateran 1511, it was dogged by the continuous accusation of corruption, most famously in the person of Pope Alexander VI, who was accused variously of the simony, nepotism, and fathering poor children, most of whom were married off and presumably for the consolations of powers, while cardinal. तो यहाँ हम रिलीजियस की बात करेंगे, तो रिलीजियस में नई शक्ल आ गई जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए
सेक्युलर एस्पेक्ट आए, ये सब कुछ रेनेसेंस जो है वो किस रेनेसेंस बैकड्रॉप के खिलाफ। इसमें चर्च की एजुकेशन के साथ जो कमीशन किया गया था, जो वादा किया गया था, उसमें भी नई चेंजिंग आई। रेनेसेंस ने बहुत गहरा असर डाल दिया जो कंटेम्पररी थियोलॉजी थे उन पे। थियोलॉजी का मतलब होता है जो मतलब इल्म इलाही से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो बाइबल से जुड़े हुए थे। पार्टिकुलरली उन्होंने रिलेशनशिप को समझा जो इंसानों और खुदा के बीच में था। बहुत सारे पीरियड्स के जो थियोलॉजियन थे वो भी जो है वो ह्यूमनिस्टिक मेथड के फॉलोअर्स बने, जिसमें एराज्मस थे और ज़िविंगली था और थॉमस मोर था, मार्टिन ल्यूथर था, जॉन कैल्विन था। तो इन्होंने भी, हालांकि दे वर द थियोलॉजियन, लेकिन ये फिर फॉलोअर बने ह्यूमनिस्टिक मेथड के। रेनेसांस उस वक्त जो है वो शुरू हो गया जब रिलीजियस का टर्मियोल हो रहा था। सो टर्मियोल का यहाँ पे क्या मतलब है? टर्मियोल का मतलब हलचल, खलबली आ गई। जब खलबली आना स्टार्ट हो गई तो रेनेसांस शुरू हो गया। मिडिल एजेस में भी पॉलिटिकल जो है मतलब वो साजिशें हो रही थी, और जो वहां का पादरी होता है बड़ा चर्च का, जिसको पापसी बोलते हैं, वहां पे, और उसने जो है वो स्कीज़म को, यानी स्कीज़म का मतलब होता है इख्तलाफ, वेस्टर्न इख्तलाफ को खत्म कर दिया, जिसमें 3 आदमी सिमिल्टेनियसली जो है वो क्लेम कर रहे थे कि वो बिशॉप है रोम के, ट्रू बिशॉप है रोम के, यानी कि रोम के पादरी। लेकिन जो इख्तलाफ था, यानी स्कीज़म था, उसको रिजॉल्व किया गया। एक कमेटी बैठी जिसका नाम था काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस, जो 1440 में बैठी। तो वहां से जो है एक सुधार आया, और उस सुधार को हम जो है वो कह सकते हैं वो था कंसिलरिज्म। तो उसने जो है कंसिलरिज्म में ये तय किया गया कि जो पॉप की पावर्स हैं उनको लिमिट किया जाए, वो हद में रहें। हद से ज्यादा गुजर गई थी पॉप की पावरें, तो इसलिए उनको हद में रखने की कोशिश की गई, और उसमें ये एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि पॉप जो है लिमिटेड पावर्स जो है एंजॉय कर सकता है, राइट। अगर पापसी बाद में जो है वो बहुत बड़ा मतलब बना इस क्लासिस्टिक मैरो में, फिफ्थ काउंसिल जो हुई थी लेंटर्न 1511 में, लेकिन 14 में जो है वो उसको उसकी पावर्स को सुप्रेस किया गया था। तो ये आगे क्या बोलता है कि इसमें जो है वो जिद की गई थी और कहा गया था कि करप्शन है, और मोस्ट फेमसली जो है पॉप अलेक्जेंडर जो है उसको कहा गया था कि यहाँ पे जो है वो मतलब ये अलेक्जेंडर 6 जो है उसको मतलब ये इल्जाम दिया गया था बहुत सारे जो है वो गिरजा के लोगों ने कि ये जो है मतलब अपने मनसब को जो है वो मतलब भेजने की कोशिश कर रहा है। उसके जो है इवज में उसको जुर्म दिया गया था या जुर्म करार दिया गया था। उसने 4 उसके पास जो है 4 चिल्ड्रंस थे जिनकी तकरीबन सबकी शादी हो गई थी, और वो मतलब इस हिसाब से ऐसा दिख रहा था कि he gonna be to enjoy his powers limited, not limited, unlimited powers. Next, churchmen such as Erasmus and Luther proposed reformed to the church of based on the humanistic uh, textual criticism of the New Testament. In October 1517, Luther published 95 theses challenging papal authority and criticizing its perceived corruption, particularly with regards to the instances of the solid indulgence. The 95 theses leads to the Reformation subject with the
a Roman Catholic Church that previously claimed hegemony, right? In Western Europe, in humanism and the Renaissance, they all played a direct role in sparking the Reformations as well as many other kind of contemporaries, religious debates and conflict. Pope Pio III comes to the papal throne 1534 to 1549 after the sack of Rome in 1527, with the uncertainties prevalent in the Catholic Church following the Protestant Reformation. Nicolaus Copernicus dedicated the revelation of the celestial spheres to the Pio III, who becomes the grandfather of Alessandro Farnese, Cardinal, who had the paintings by Titans, uh, Michelangelo, and the Raphael, as well as an important collection of drawings, who commissioned the masterpiece of Galileo Galileo, arguably the last major illuminated manuscript, the Farnese of. अब यहाँ पे एरोमस जो था वो भी एक चर्चमैन था और ल्यूथर, उन्होंने चर्च में सुधार लाने की कोशिश की जो ह्यूमनिस्टिक टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो नई टेस्टामेंट थी उस पे बेस्ड था। अक्टूबर 1517 में ल्यूथर ने 95 थीसिस या 95 दावे या मुकदमे जारी की जो ये चैलेंज पॉपियल की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, उसके जो मतलब करप्शन को चैलेंज कर रहे थे, पार्टिकुलरली जो है मतलब जो उसके पास एक मतलब आरामदेह या नफ्स परस्त एक सॉलिड ठोस सबूत जो था उसकी वो जो है वो मज़ाहमत कर रहे थे। तो 95 थीसिस जो है उसमें रिफॉर्मेशन देखने को मिली, एक असला मिली और वो एक चर्चमैन कैथोलिक जो रोमन कैथोलिक चर्चमैन का एक मतलब एक वक्फा था जिसमें वो ये क्लेम करते थे कि वो जो है चर्च की वेस्टर्न यूरोप की जो है वो क़ियादत कर रहे थे। तो ह्यूमनिज्म और रेनेसेंस इसलिए उन्होंने एक डायरेक्ट रूल जो है वो अदा किया रिफॉर्मेशन को मतलब छिड़कने का, रिफॉर्मेशन को फैलाने का, और इसमें बहुत सारे जो कंटेम्पररी रिलीजियस डिबेट्स थे और कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनमें भी बहुत सारा सुधार उन्होंने लाया। पोप पियोल थर्ड जब पैपल थ्रोन में आया जो 1534 से लेकर 1549 तक रहा, तो इसके सेक के बाद, सेक का मतलब होता है यानी कि इसके आने के बाद, यहाँ पे सेक का मतलब होता है थैला बोरा घटा, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं इसके आने के बाद जो 1527 में हुआ, बहुत सारे ऐसी अनसर्टेनिटीज जो है वो गालिब हुई कैथोलिक चर्च में, जिसमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस थे। निकोलस कॉपरनिकस जो है उसने जो है डेडिकेट किया ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर, एक किताब थी जो पियोल थर्ड को उसने दी और जो फिर बाद में एलेसैंड्रो का जो है फादर, एलेसैंड्रो फार्नेस का फादर बना और जिसने टाइटैन से पेंटिंग की थी और इसमें जैसे माइकल एंग्लो था, राफेल था, ये काफी इम्पोर्टेंट जो है वो जिससे अपने ड्राइंग की जो कलेक्शंस थी और जिसने जो है वो मास्टरपीस गैलिलियो कोलोविया आर्ग्यूएबली जो है वो मतलब कमीशन किया था और आर्ग्यूएबली उसने जो है वो मतलब लास्ट मेजर इल्यूमिनेटेड स्क्रिप्ट जिसका नाम आप कह सकते हैं कि फर्नेस ऑन था, वो दिया था। अब हमारे पास है सेपरेट ऑफ द रेनेसेंस। रेनेसेंस कैसे फैला? इन द 15th century, Renaissance separated rapidly from its birthplace in Florence to the rest of Italy and soon to the rest of Europe, and the invention of the printing press by the German printer of the
Johnny's Gutenberg's allow the rapid transmission of the new ideas as it separates its idea diversified and changed being adapted to the local culture. In the 20th century, scholars began to break the Renaissance into the regional and national movement. तो ये 15th century में आया था. तो ये फ्लोरेंस से मतलब फ्लोरेंस एक जगह थी, वहां से फैला, फिर पूरे इटली में फैला और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में फैला. तो इसमें जो प्रिंटिंग प्रेस, जर्मन प्रिंटर जिसका नाम था जॉनीज गॉटनबर्ग, उसने जो है बहुत सारे ऐसे आइडिया जो है लोगों तक फैलाए और ये काफी तेजी से फैले. इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई, तो इस तरीके से ये फैल गया. तो 20th सेंचुरी में जो स्कॉलर इसको रेनेसांस को देखते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं कि रीजनल और नेशनल मूवमेंट थी. रीजन में भी फैल रही थी और आला सतह पर भी इसका काफी ज्यादा प्रयोग हो रहा था. अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में कैसे फैला. सो in England, the 16th century marked the beginning of the English Renaissance with work of writer William Shakespeare, 1564-1616, Christopher Marlowe, 1564, 1593, Edmund Spenser, 1592 or 1552 or 53, 1599, Sir Thomas More, 1478, 1535, and Francis Bacon, 1561, 1626, Sir Philip Sidney, 1554 and 1586, and architects such as Inglo-Jones, 1573, 1652. तो इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में फैली. तो किन आदमियों के साथ फैली? जैसे शेक्सपियर था, क्रिस्टोफर मार्लो था, एडमंड स्पेंसर था, सर थॉमस मोर था, फ्रांसिस बेकन था, सर फिलिप सिडनी था, और यहाँ पे एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था इनेगो जोन. तो इन राइटर्स की वजह से फैली. तो यहीं पे मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह ने की बात.